हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सर्विस मैनेजमेंट की। तो जैसे कि आप सबने डिमांड की है, तो इसकी रिवीजन आज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा आप सबको। उन सबके टॉपिक्स को आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। तो पार्ट 1 अब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आने वाली एक और वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, जल्दी से आपको दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है इंटेंजिबल सर्विसेज क्या क्या है बैंकिंग जो प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको मैं बता दूं तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं। तो आप उससे अपने क्लैरिटी से उन चीज़ों को कर सकते हो। तो उससे आगे आज हम मेन चीज़ें जो हैं इंटेंजिबल सर्विसेज वहां से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इंटेंजिबल सर्विसेज क्या है? एक ही इंटेंजिबल सर्विस है जो बैंकिंग प्रोवाइड करता है, वो है कस्टमर सर्विस। तो दोस्तों, ये कस्टमर सर्विस होता क्या है, ये देखो आप। कस्टमर सर्विस इन बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज to keep customers coming back, or it include responding of a customer and get queries from them also। सीधी सी बात है कि कस्टमर को कैसे वापस लेकर आना है, या कस्टमर को बार बार अपने बैंक में कैसे बुलाना है, उनकी क्वेरीज किस तरीके से आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं, उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कस्टमर सर्विसेज होती हैं। इसमें दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। कस्टमर ओरिएंटेशन में एनालिसिस करना होता है कस्टमर की नीड का, कि कस्टमर को असल में चाहिए क्या, और बैंकिंग एफर्ट्स होने चाहिए ऐसे कि आप उनकी नीड्स को पूरा कर सको। इसके अलावा दोस्तों, बैंकिंग ऑलवेज रेडी, मतलब बैंक ऑलवेज रेडी रहता है ये दो चीज़ें करने में, कि जो पुराने कस्टमर हैं उन्हें बना के रखे और जो नए हैं उन्हें अट्रैक्ट करता रहे। तो मीनिंग आपके लिए बहुत ईजी है, मैंने शीट्स पे इसलिए प्रिपेयर किया ताकि एग्जाम में आपको ईजी रहे। अब दोस्तों, उसके आगे आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि क्विक सर्विस प्रोवाइड करना, जेंटल बिहेवियर रखना, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स हैं, और अननेसेसरी टॉक भी आपने रोकनी है, ताकि बैंकिंग, अगर देखो कस्टमर सर्विस बढ़ानी है तो कस्टमर सर्विसेज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो ज़रूरी है इसमें। अब आरबीआई गाइडलाइंस थी कुछ, जिसमें उन्होंने कहा कि कस्टमर सर्विस को अच्छे से अच्छा करने के लिए उन्हें कुछ की चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर मेक पेमेंट अगेंस्ट ड्राफ्ट प्रॉम्प्टली, ड्राफ्ट के अगेंस्ट पहले पेमेंट इतनी जल्दी नहीं होती थी, आज आरबीआई ने उसे भी जल्दी करवाने का फैसला कर लिया है। बैंक टू स्टार्ट सिंगल विंडो सर्विस फॉर इंश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट फॉर इशुएंस ऑफ ड्राफ्ट अप टू 10,000। ड्राफ्ट की इशुएंस करने के लिए जो सिंगल विंडो उन्होंने एक ओपन कर दिया कि 10,000 से ऊपर वाले ड्राफ्ट आप वहां से क्या कर सकते हो, एक सिंगल विंडो से ही ड्राफ्ट को इशू करवा सकते हो। कोई स्टिपुलेशन अवॉइड करनी है, कोई ई क्रेडिट क्लियरेंस स्कीम है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ई क्लियरेंस मतलब ऑनलाइन सिस्टम से आपका सारा काम हो जाए। जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनके लिए एक कस्टमर लिमिट, कस्टमर की टाइमली आपने क्या करना है, लिस्ट बना के उन्हें देखना है। यूटिलाइज करना है हर एप्लीकेशन मनी जो आपने कंपनी से ली है किसी डिबेंचर्स या शेयर के लिए। फिर ऑब्जर्व करना है नॉन बैंकिंग वर्किंग डेज में कि जो भी आपके ब्रांचेस हैं, उन रूरल ब्रांचेस हैं, उनका भी काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बेटर इन्वायरमेंट बना के रखना है, और साथ ही साथ आपने जितनी भी एसेट्स हैं बैंकिंग की उन्हें अच्छे से रखना है। तो सीधी सी बात है, कस्टमर सर्विस वाला आरबीआई गाइडलाइंस में आपको पूरा हो गया। लेकिन आज हम इन सर्विसेज को क्यों नहीं रख पा रहे, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, यानी डेफिशिएंसीज यानी कमियां हैं। तो कमी नंबर 1 आती है कि आप अच्छे से डिपॉजिट को रीपे नहीं करते, पहले नंबर पे ये है। सिक्योरिटी फॉर लोन आप लोन के पीछे इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है आपको, या फिर बैंक अच्छे वाली गारंटी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यानी फेलियर ऑफ गारंटी, यानी जो गारंटी देता है जहां उसे पूरा नहीं कर पा रहा। रूड बिहेवियर, मतलब कई बार स्टाफ अच्छे से बिहेव नहीं करता जिसकी वजह से कस्टमर चला जाता है। स्ट्राइक, कई बार इलीगल स्ट्राइक के लिए बैंक अपने आप को लायबल नहीं ठहराता और वो ऐसा काम नहीं करता, यानी वो कंपेंसेशन देने के लिए तैयार नहीं होता, तो भी कस्टमर मुश्किल में आ जाता है। लोकल फैसिलिटी भी कई बार चांसेस हो जाते हैं कि आर्टिकल्स जो हों, मतलब उनका लॉस हो सकता है, यानी कई बार आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको उनका भी लॉस लोकर में भी हो चुका है, तो इसलिए कस्टमर फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है। कोई सर्विस चार्जेस हैं वो बिना किसी वजह से बढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। पेमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ चेक, कि आप रॉन्गफुल डिसऑनर कर रहे हो अगर किसी चेक को, तो कस्टमर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो आपके बैंक में कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, वेज है। तो सबसे पहले जैसे कि आपका डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि
अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो इंट्रोड्यूस करो कि ये कौन कौन सा मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंट्रोड्यूस करो। फिर उसके बाद जो भी अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र अगर कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दो, जैसे कि ब्रांच टू ब्रांच। फिर पासबुक है जो उसे क्लीनली तैयार करो ताकि कस्टमर को भी समझ में आ जाए कि उसने क्या और कब कैसे कितना पैसा निकलवाया था। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब एक टाइम की पॉलिसी इंस्ट्रक्शन रखो, ये नहीं कि बार बार चेंज करते रहोगे तो कस्टमर आपके बैंक में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। रेमिटेंस आता है, यानी कुछ जब कोई बाहर गया है वहाँ से आपको कोई चीज़ दे रहा है तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है उसे अच्छे से इशू किया जाए, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो कैश में भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। पेमेंट है जो वो बहुत टाइमली और अच्छे से की गई हो, ये आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे आते हैं हम इशू ऑफ डुप्लीकेट डीडी, यानी अगर आपके पास रियल गायब हो गया है या लॉस आउट हो गया है तो उस केस में आपने क्या करना है, डुप्लीकेट की मदद से उस चीज़ को इशू करना है। और फुल एड्रेस आपने बेनिफिशियरी का भी नोट आउट करना है अगर आपने ध्यान रखना है अपनी सर्विसेज को अच्छा करने का। फिर अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने फिल किए हैं, जो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट की है क्या वो इनवर्बली है, कहीं पे वो विलिंगफुल तो नहीं, विलिंगफुल मीन्स जो कस्टमर चाहता है उसके बेस पे तो नहीं, यानी जो बैंक ने डिसाइड की है उसके बेस पर होनी चाहिए। जो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और लास्ट आता है अगर कोई अदर स्कीम के साथ आपने लोन लिया है तो अप टू 25,000 आपने उसे डिस्पोज कर देना है 8-9 वीक्स के अंदर। ठीक है जी। अगर आपने डिसिप्लिन की बात करनी है तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, वर्क डन विद इन वर्किंग आवर्स, स्टाफ मीटिंग टाइमली होनी चाहिए, और एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जहाँ पे लिखा हो मे आई हेल्प यू, और इन्फॉर्मेशन पोस्टर लगे होने चाहिए जिसमें अलग अलग चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बैंक के अंदर वो आपकी मेंशन करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी और इनटेंजिबल यानी कस्टमर सर्विस का क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश अच्छे से आपको लिखना भी आ जाएगा, हो भी जाएगा। लगे बात समझ। तो इनटेंजिबल का क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों कस्टमर सर्विसेज इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ इंटेंजिबल सर्विस, और इंटेंजिबल सर्विस सिर्फ एक ही है, कस्टमर सर्विस। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टेंजिबल सर्विस। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ये कि टेंजिबल सर्विस में 3 चीज़ें आती हैं, यानी 3 टेंजिबल सर्विसेज हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड लैंडिंग्स ऑफ लोन। तो डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि बैंक डिपॉजिट, और इट इज़ मीन्स कि एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये किसके लिए, बैंक के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइफ ब्लड है, बैंक बेसिस ऑफ लैंडिंग, अगर आप डिपॉजिट करोगे तभी लोन्स दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब क्या क्या होती हैं। जैसे कि सेविंग्स को आप मोबिलाइज कर सकते हो, मोबिलाइज मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्टिव वे में लगा सकते हो। अगर आपको डिपॉजिट का भी क्वेश्चन आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है आपके लिए। तो डिपॉजिट में क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आपको इतना तो पता ही है, एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं फैक्टर ज़्यादातर। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाले जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनल मीन्स अंदर जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्सटर्नल मीन्स वर्ल्ड इकॉनमी में अगर कुछ इफेक्ट हुआ तो आपके बैंक पर भी हो जाएगा, क्योंकि आज जो बैंक है वो फॉरेन के साथ भी डील करते हैं, यानी फॉरेन बैंक्स के साथ भी डील करते हैं, जिसकी वजह से एनआरआई में कोई इफेक्शन आई, यानी एनआरआई के साथ आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ पे कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकॉनमी में आने से आपके बैंक पे भी इफेक्ट हो सकता है। पॉपुलेशन क्या है, अगर बढ़ जाएगी माइग्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन से क्या होगा, चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, या फिर आपके अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक पर जाने के लिए ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक बैंक को मुश्किल आ सकती है। नेशनल इकॉनमी भी आपको इफेक्ट करेगी, अगर बूम पीरियड चल रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, क्रेडिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट ज़्यादा होने के लिए आपके पास जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इसका उल्टा कर दो, यानी डिप्रेशन पीरियड में क्या होगा, यानी आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिपॉजिट भी कम हो जाएंगे। लोकल इकॉनमी कहती है कि लोकल इन्वायरमेंट, यानी अगर एग्रीकल्चर सीजन ले लो, इंडस्ट्रियल सीजन ले लो, यानी जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तब आपको पैसा चाहिए, उस केस में आपके पास आप अपना पैसा निकलवा लोगे। जिस केस में नहीं है और बाकी आपने कुछ करना नहीं है उस केस में आपके पास डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टाइम आपके ऊपर इफेक्ट करता है, यानी लोकल इकॉनमी भी आपको इफेक्ट करती है। आपकी सेविंग हैबिट अगर आपकी है तो डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया फैक्टर, आसानी से आपको ईजी था। अब कुछ इंटरनल की बात करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि स्टाफ हो गया, स्टाफ आपका बेस्ट और काइंड होगा तो डिपॉजिट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, हमने पीछे भी पढ़ा है। बैंक पॉलिसीज़ अगर तो अंडरस्टैंडेबल और फेवरेबल हुई तो डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर उनको अंडरस्टैंडेबल ना हुई कस्टमर को तो ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा वहाँ पे, यानी अपना अकाउंट नहीं खुलवाएगा।
अगर मतलब अगर आपका बैंक कहीं बाहर है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई कस्टमर फैसिलिटी ही मतलब जहाँ पे कोई कस्टमर ज़्यादा रहते ही नहीं है, तो आपका बैंक चलेगा भी नहीं। तो आपका एक बैंक वहाँ होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर फैसिलिटी बहुत हो, कस्टमर रहते हों, रेजिडेंशियल स्टेटस हो, तो डिपॉजिट बढ़ जाएंगे। लग गई बात समझ। सर्विस फैसिलिटी वही हो गया, अगर फास्ट है, सेफ है, सिक्योर है तो डिपॉजिट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम बैंकिंग आवर्स लगा रहे हो, नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नो लॉकर फैसिलिटी, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट आपके कम हो जाएंगे। लोग आपके यानी जो पॉपुलेशन है वो आपको पैसा नहीं देगी, पब्लिक आपको पैसा नहीं देगी। इंटरेस्ट रेट भी अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप कम ईजी एसेसिबल कस्टमर के रिलेटेड लगाओगे तो उसे डिपॉजिट कराने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, और इसलिए ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं की आगे। ये तो अब आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। जिसको नहीं क्लियर वो आपको मैं अपने फंक्शंस जो मैंने कमर्शियल बैंक के कहे हैं उसमें भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आपको नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब उसके बाद आते हैं सेविंग, करंट, फिक्स्ड और रेकरिंग और फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दैट इज़ प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, अब इतनी सारी आपने डिपॉजिट की हैं तो प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी ना। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी? सर्वे वही प्रॉब्लम्स हैं दोबारा से, कि पैसा कब आपके पास नहीं रखा जाएगा, जब आपका सर्विस स्टाफ अच्छा नहीं है, सर्विस फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, पब्लिसिटी टेक्निक्स अच्छी नहीं है, इनोवेटिव डिपॉजिट स्कीम अच्छी नहीं है, कोई कॉस्टली मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें होने से आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने डिपॉजिट को कैसे अच्छे से रख सको, और कस्टमर भी आपको ऐसे पैसे नहीं देगा, तो आपको मुश्किल आएगी। तो डिपॉजिट का क्वेश्चन भी हो गया। आपका टेंजिबल का एक जो सर्विस थी डिपॉजिट की वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे विड्रॉल ज़्यादा बड़ा है नहीं, अगर आता है कहीं पे तो आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जो कि आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, कि विड्रॉल का असल में मतलब होता है कि बैक करना किसी चीज़ को, जो आपने जमा करवाया है उसे ही वापस निकलवा लेना। और इंक्लूड का मतलब इसमें क्या है, इसमें विड्रॉल स्लिप आ जाती है। आपने आया अगर ये क्वेश्चन तो ड्रॉ कर देनी है स्लिप। चेक बुक भी आपको पता है क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट भी पता है, एटीएम कार्ड का तो आजकल आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा लिखने में, और ई चेक बुक भी आजकल नया आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से ये भी पार्ट आपका भर जाएगा, तो इसलिए मुझे इसे एक्सप्लेन करने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आगे आते हैं लैंडिंग लोन्स। लैंडिंग मतलब लोन देना। तो लोन आप कब दे दोगे, जब आपका मतलब लोन, लैंडिंग लोन्स एक तरीके की तीसरी सर्विस है, जब आपके पास डिपॉजिट होंगे। तो डिपॉजिट होंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोन दे दोगे। तो लोन के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी गोल है कि आपने इनकम अर्न करनी है। जैसे कि मैंने एक लोन दिया, उसके पीछे मुझे पता है कि मुझे रिटर्न आएगा, तो वो एक तरीके से बैंक के लिए क्या है, अर्न इनकम। तो लग गई बात समझ। तो ऑटोमेटिकली 60 से 65 से 70% जो बैंक पैसा कमाता है वो इसी बेस पे होता है। अब दोस्तों आगे लोन का टॉपिक भी अलग से आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो लोन क्या क्या होते हैं ये सारी बातें की गई हैं। तो लोन आपका सबसे पहले आता है पर्पस के रिलेटेड। तो पर्पस के रिलेटेड आपका आता है प्रोडक्टिव, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए हो गया, और कंजप्शन यानी परचेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल जैसे आपने खरीदने हो तो आपको लोन मिल जाएगा। लोन और सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब सिक्योरिटी देकर आपने लिया हुआ लोन, और अनसिक्योर्ड का मतलब बिना सिक्योरिटी के दिया हुआ लोन। इतनी बात लग गई समझ। अब उसके बाद आते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड आपको पता है, इतना तो शॉर्ट टर्म, मीडियम तो लॉन्ग टर्म होगा ही। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम कम आपको लोन वापस करना पड़ेगा। मीडियम मीन्स आपने लोन जो लिया है वो 1 से 5 साल के बीच में होगा, यानी मैच्योरिटी टाइम पीरियड। और लोन आता है आपका, लॉन्ग आता है 5 ईयर से ज़्यादा। आगे आते हैं रीपेमेंट के समय पे आप एकदम भी रीपेमेंट कर सकते हो, यानी जब मैच्योरिटी है एक साथ भी कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में पीरियोडिकली आप प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा जमा करवा सकते हो बैंक को एज अ लोन एंड इन रिटर्न विद इंटरेस्ट। ओरिजिन के केस में आपका कैपिटल रिजर्व, डिपॉजिट और बोरविंग भी इसके पार्ट माने जाते हैं। अब ये तो हो गया। एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है लोन पॉलिसी क्या है। तो लोन की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी तैयार की जाती है उसे हम लोन पॉलिसी कहते हैं। और इसका मेन होता है कि प्रॉपर एलोकेशन करना है या यूटिलाइजेशन करनी है किसकी, आपने फंड्स की। आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है पोर्टफोलियो कंसिडरेशन का, यानी पोर्टफोलियो फैक्टर है। तो पोर्टफोलियो क्या आता है कि जैसे आपने एक तरीके से किस वे में, पोर्टफोलियो मीन्स किन किन वे में, किन किन तरीकों से आपने
आपने अपना जो लोन है वो देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो माना जाएगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो लिक्विडिटी पोजीशन में है, यानी आपने जो डिपॉजिट अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं, तो बैंक को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और बैंक ने भी अगर आपका पोर्टफोलियो कंसिडरेशन अच्छे वे में दिया हुआ है, आपने भी डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लोन देने में यानी लोन पॉलिसी बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली कि कैसे आपने आगे लोन देना है। कोई कैपिटल पोर्शन अगर आपके पास यानी कैपिटल आपकी जो अच्छी है, यानी कौन कौन सी जैसे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अगर तो आपके पास कैपिटल पोर्शन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लैंड कर दोगे, ठीक है जी। अगर कम है तो आपको मुश्किल आएगी, यानी सीधी सी बात है, कैपिटल होने के बाद ही आपके पास पैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई ने अगर अपनी पॉलिसी में कुछ अच्छा सा लिख दिया जिसमें कमर्शियल बैंक को फ़ायदे हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, उसे लोन अपना लोन दे सकते हो, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। मुश्किल मीन्स आरबीआई ने लिख दिया सीआरआर की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपने क्रेडिट अपने पास रखना, जो क्रेडिट है उसे कम कर देंगे, कम कर दोगे तो लोन पॉलिसी बनाने में आपको मुश्किल आएगी। यानी सीधी सी बात है, लोन पॉलिसी आपको ऊपर नीचे करनी मुश्किल होती है, इसलिए आपको ये फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। डिपॉजिट वेरिएबिलिटी, वही बात आ गई, डिपॉजिट ज़्यादा होंगे तो लोन ज़्यादा दे दोगे, लेस हो जाएगी तो लेस दे दोगे, यानी लोन कब कब कितना और कितने आपने आसानी से लोन पॉलिसी बना सकते हो, ये बात की गई है। अर्निंग रिक्वायरमेंट है, तो बैंक अगर स्ट्रेस ऑन इनकम है, अगर इनकम के ऊपर स्ट्रेस करेगा तो लैंडिंग पॉलिसी अग्रेसिव बना दी जाएगी, और लिक्विडिटी के ऊपर चलेगा तो सिंपल लोन पॉलिसी हो जाएगी। यानी लोन पॉलिसी कैसी होगी वो अर्निंग रिक्वायरमेंट भी बताती है। और लास्ट आता है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि किन किन चीज़ों के ऊपर, यानी अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी हुई, यानी अगर आपको अंडरस्टैंडेबल हुई, हाँ जी, कि इफ़ फॉर इजी टू प्रोवाइड लोन, यानी इफ़ फेवरेबल, मतलब अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ऑटोमेटिकली लोन पॉलिसी बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, या जो पर्सन लोन पॉलिसी बना रहा है उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको ही नहीं पता कैसे करनी है तो ऑटोमेटिकली आपको भी मुश्किल आ जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं, इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब लोन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले लोन टेरिटरी, कहाँ से लोन आ रहा है, लोन कितना, मतलब कौन टाइप ऑफ लोन, कौन सा लोन देना है कौन सा नहीं, ये भी इसमें लिखा होता है। एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी, यानी कौन सी सिक्योरिटी आपने इसके लिए मतलब ली हुई है, या क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, लोन लिक्विडेशन क्या है, प्रॉब्लम लोन्स मतलब लोन यूज एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कौन कौन से लोन प्रॉब्लम्स के बेस पे दिए गए हैं, और साइज़ ऑफ लोन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो लोन का आपका साइज़ कितना है, या फिर इंटरेस्ट रेट के इंटरेस्ट रेट भी इसके ऊपर लिखे होते हैं ताकि आपको एक लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए आई होप जो आपकी सर्विसेज थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा मेन टॉपिक आ रहा है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस का। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आगे आके आपने देखा है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस है, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सर्विसेज क्रेडिट प्रोवाइड टू फार्म बोरवर्स, यानी ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें आप फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सर्विसेज का क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो किसी फार्म बोरवर्स को, उन्हें हमने कह दिया एग्रीकल्चर फाइनेंस। और ये जो एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम है वो आजकल किसके हाथ में जा चुका है, नाबार्ड, ठीक है जी। नाबार्ड एक ऐसी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, तो इसमें आपने जितनी भी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो नाबार्ड ही कर रहा है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो कही गई हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ दोज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हु प्रोवाइड लोन फंड्स टू एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की वजह से लोन एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है, उन सभी इंटरमीडियरीज की स्टडी किस में आ जाती है, एग्रीकल्चर फाइनेंस। लग गई बात समझ। तो इसमें दो तरीके के फाइनेंस आ जाते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन जो ज़्यादा मेन है वो है क्रॉप लोन्स और डेवलपमेंटल लोन्स का। तो अब यहाँ पे बात पहले करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट फाइनेंस कौन कौन से होते हैं ये देख सकते हो आप। शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म, नॉट एक्सीड 3 मंथ, यानी 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होते, और सीधी सी बात है
आपको ये दे दिए जाते हैं किस पर्पज़ के लिए, ताकि आप डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा कर सको। और इसमें डेवलपमेंटल नीड्स कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को परचेज करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, या फिर लैंड डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि आपने ये बातें देख ली हैं। इनडायरेक्ट में इसका उल्टा हो जाएगा कि इनडायरेक्टली अगर आपने कोई काम नहीं किया है, जैसे कि आपने कोई फर्टिलाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसके लिए फाइनेंस चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है आपने स्टोरेज कैपेसिटी की उनके लिए फाइनेंस चाहिए, कोई एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को लोन देना है उसके लिए चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट तरीके हैं, ये तो बस आपने समझने हैं। जो मेन क्वेश्चन अब आपका बनेगा ना, वो है आपका डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर, दैट इज क्रॉप लोन। तो ये क्रॉप लोन क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों क्रॉप लोन एक ऐसी टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, यानी जो फार्मर्स को क्रॉप्स को यानी उगाने के लिए या रेस करने के लिए जो लोन मिलता है वो होता है क्रॉप लोन। और ये नॉर्मली रीपे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग के टाइम में यानी जब आपकी कटाई होती है उस समय आपको क्या मतलब वापस करना पड़ता है या वापस मिल जाता है। जो लैंड है वो बोरोवर के नाम पे होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब उसके बाद बात करते हैं आरबीआई गाइडलाइंस की। तो इसमें आरबीआई ने कुछ कहा है। तो आरबीआई कहती है कि लोन की अमाउंट होगी कल्टीवेटेड लैंड के एरिया के अनुसार, या जितना स्केल है फाइनेंस का उन क्रॉप्स को लेने का वो उसके ऊपर डिसाइड करेगा आपकी लोन की अमाउंट। डिसबर्समेंट मतलब अगर दो तरीके आते हैं इसमें कि आप कैश में अगर दे रहे हो तो कैश में भी दे सकते हो लोन, अदरवाइज आपको काइंड में भी दिया जा सकता है लोन, जिसमें आपके पास सीड्स या फर्टिलाइजर की ऑप्शन आती है। यानी अगर आपको सीड्स या फर्टिलाइजर्स के वे में आपकी हेल्प की जा रही है, दैट इज कॉल्ड काइंड लोन, काइंड एग्रीकल्चर क्रॉप लोन। फिर उसके बाद मार्जिन मनी क्या होती है, इसके अंदर 15 to 25 होती है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटम ऑफ मार्जिन कीप्स अंडरगोइंग टाइम टू टाइम, अंडरगोइंग जाता रहता है, लेकिन नॉर्मली 15 to 25% होता है। सिक्योरिटी क्या है कि लोन स्मॉल हुआ तो मूवेबल एसेट आप सिक्योरिटी के लिए रख सकते हो, लेकिन अगर बिग हुआ तो मोर्टगेज ऑफ लैंड आपकी सिक्योरिटी के लिए रखी जाएगी। मूवेबल एसेट पहले नंबर पे अगर स्मॉल हुआ तो, नहीं तो मोर्टगेज ऑफ लोन हुआ, मतलब मोर्टगेज ऑफ लैंड। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कन्वर्जन ऑफ क्रॉप लोन टू टर्म लोन। अगर आपने क्रॉप लोन से टर्म लोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। आपके पास ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, 3 से 5 साल हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लोअर देन माना जाएगा कमर्शियल लोन। तो ये तो कुछ मेन चीज़ें दोस्तों मैंने उसमें से निकाल के आपको लिख दी हैं, जो मेन टॉपिक था क्रॉप लोन। अब आपने इसे एक्सप्लेन करके एग्जाम्स में लिख देना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। अब डेवलपमेंटल लोन्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, एक ऐसे लोन जिन्हें हम टर्म्स लोन भी कहते हैं। तो इनका पीरियड 3 से 10 साल के बीच का होता है, और सिक्योरिटी लोन मूवेबल एसेट की हुई तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अनुसार आप उसका मतलब अकॉर्डिंग तो आप चलोगे, मतलब लोन की वैल्यू अगर मूवेबल एसेट की सिक्योरिटी के बेस पे हुई तो कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू लोन मानी जाएगी। अगर लोन इमूवेबल एसेट को देकर लिया गया तो लोन अमाउंट एज एग्रीमेंट, जितनी एग्रीमेंट के ऊपर लिखी गई होगी वो आपका क्या मिल जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा। मार्जिन क्या होगा, वेरी स्मॉल लोन, कोई मार्जिन नहीं है, मैक्सिमम मार्जिन आपका 15 से 25% ही होगा। जो इंटरेस्ट रेट है वो वैसे तो ओल्ड सिस्टम के ऊपर होता है, लेकिन अब ये सिस्टम दूसरा भी आ सकता है, जैसे कि पेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, कि जो आपने लोन के रीपेमेंट के टाइम पे जो इंटरेस्ट है वो ओल्ड सिस्टम के बेस पे आपने पे करना होता है और वो आपको बता दिया जाएगा। अब रीपेमेंट क्या होती है, सेटल एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, जब लोन की मंजूरी मिली थी उस समय सेटल करना है, मतलब उस समय सेटल जो कर रहे हो वो क्या है, रीपेमेंट। यानी रीपेमेंट कब करना है या सेटल आप कब कर सकते हो, जब आपको मंजूरी मिली है किसकी, एक लोन को लेने की। कौन सा लोन, डेवलपमेंटल लोन। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर का भी हो गया होगा। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों आ गया आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस क्या होता है, सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल का मतलब डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस चाहिए दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो इसमें अब डेवलपमेंटल बैंक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो डेवलपमेंटल बैंक्स के बारे में ही आपका ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस है वो आजकल बात कर रहा है। तो ये डेवलपमेंटल फाइनेंस होते क्या हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं, यानी जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ें आ जाती हैं इन्वायरमेंट की, लेकिन अगर वो बदल जाएं तो ये इनको भी बदलना पड़ता है, यानी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात कही गई है। अब इसके बाद दोस्तों ये तो मीनिंग की बात हो गई, ईजी सा मीनिंग जो आप पढ़ लोगे अपने नोट से। अब इसके बाद आते हैं इसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो इसका लैंडिंग प्रोसीजर उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो लैंडिंग प्रोसीजर को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है।
तो लैंडिंग प्रोसीजर सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट। सबसे पहले आप देखोगे कि एप्लीकेंट जो ले रहा है लोन, वो एप्लीकेंट एलिजिबल तो है या नहीं। एलिजिबल होना ज़रूरी है, यानी जो उसने एप्लीकेंट ने लोन लेना है उसके लिए क्या उसने नॉर्म्स फॉलो किए हैं, क्या उसने एंटरप्राइज जो दे रहा है उसे लोन, क्या उसने गवर्नमेंट को फॉलो किया हुआ है उसके नॉर्म्स को। तो ये सारी चीज़ें चेक करना पहला पॉइंट है। फिर टेक्निकल अप्रेजल कि जो भी आपने टेक्निकल प्रोसेस यूज़ करनी है उसकी फिजिबिलिटी करना, लोकेशन कहाँ है, स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है, टेक्निकल साउंडनेस कितनी है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करना दूसरा आता है, डेट इज़ टेक्निकल अप्रेजल। अप्रेजल मतलब चेक करना। इकोनॉमिक विएबिलिटी देखनी है कि जो नेशनली और इंडस्ट्रियली दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कंसीडर कर रही हैं, प्रोजेक्ट के लिए सफिशेंट है कि नहीं। असेसिंग कमर्शियल ऑस्पेक्ट, कमर्शियल ऑस्पेक्ट को भी चेक करना कि जो परचेज रॉ मटेरियल किया है या फिनिश गुड किया है, क्या वो आपके प्रोजेक्ट को बेस्ट बना देंगे, क्या वो बेस्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छे हैं, सही हैं कि नहीं, दो वो आपने चेक करना। फिजिबिलिटी फाइनेंसिबिलिटी मतलब फिजिबिलिटी फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली आपने फिजिबिलिटी को चेक करना है कि जो भी आपके पास फाइनेंस है क्या वो फिक्स एसेट को मीट करेगा, करंट एसेट को मीट करेगा। आपने चेक करना है जो प्रोजेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चेक करोगे। और नोट लिखा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के ऊपर है, यानी अगर ऑपरेशन में चल रहा है, तो उस केस में आप रेशियोज को चेक करोगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। ज़्यादातर जो आपका आजकल काम चल रहा है वो होता है मैनेजरियल की कैपेबिलिटी के ऊपर, कि क्या उनके एफर्ट्स हैं कि नहीं है, ये चेक करना। नेशनल कंट्रीब्यूशन आप कितना कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो नेशनल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो क्या कहलाता है, नेशनल कंट्रीब्यूशन। बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर, इसके बाद जितने भी फैक्टर बच जाएं उनको चेक करना इसमें आ जाता है। और उसके बाद आपने लोन सेक्शन करना है कि जो भी आपने ऊपर काम कर लिया उसके बाद जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी अपनी ऑन रिपोर्ट्स रख जाएंगे और मीटिंग के अंदर एक लोन पॉलिसी को तैयार कर लेंगे कि कितना लोन कब और कितने कितने लोगों को देना है, कब कब देना है। तो क्लियर हुआ ये भी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लोन डिसबर्समेंट। इसका मतलब होता है कि इफ़ ड्यू टू प्लेज देन चेक प्रॉपरली प्लेज्ड, और इफ़ नो प्रॉपर्टी देन चेक टाइम ऑफ पेइंग मनी। आपने ये चेक करना है कि अगर लोन आपने पॉलिसी पास कर ली है तो लोन अगर प्लेज के ऊपर है तो आपने प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या वो वापस आ गई है, क्या वो प्रॉपर्टी है, कैसी है, वैसी है, जो चेक करना है उसके बारे में चेक करना है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, क्लीन है आपका ओवरड्राफ्ट, क्लीन है आपका लोन, तो उस केस में आपने मनी को चेक करना है कि जो आपने एट द टाइम पे की थी मनी वो कितनी की थी, कैसे की थी, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और सब कुछ होने के बाद आपका लास्ट स्टेप बन जाता है कि सब आपने प्लान जो फॉलो किया है उसे फॉलो अप कर रहे हो कि हाँ वो सब कुछ हुआ है, क्या सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया है अच्छे से, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारे रीजंस आपने देखने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है छोटा सा, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ लिया है, तो आपको इतना तो फंक्शंस बनाने आते होंगे कि आपने क्या क्या चीज़ों मतलब इसके क्या क्या काम होते हैं। तो फाइनेंशियली सुटेबल मतलब इसके बाद इतना फाइनेंस होना चाहिए, इतना फाइनेंस अपने पास रखना है कि सारा काम अच्छे से हो जाए। ऐसे ही दोस्तों अपने आप बन जाएंगे। अगर नहीं बनते तो आप मुझे एक मैसेज भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद अब हम बात करें तो उसके बाद आता है हायर परचेज फाइनेंस की बारी। अब ये क्या होता है दोस्तों, सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पे ना भी लेकर जाऊँ आपको, तो मैं आगे आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिसमें आपका पूरा चैप्टर एक ही पेज के अंदर खत्म होने वाला है। तो ये रहा तीनों का डिफरेंस दोस्तों। तीन चीज़ें इसमें आती हैं, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट एंड लीज फाइनेंस। तो तीनों का एक साथ डिफरेंस आपको मदद कर देगा पूरे चैप्टर को आसानी से समझने में। तो दोस्तों मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि आपने गुड्स परचेज करनी है, सोल्ड करनी है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगी, पोजेशन आपकी इमीडिएटली चली जाएगी, ओनरशिप एट द टाइम ऑफ लास्ट डेट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट होता है, उसके बेस पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, नहीं तो नहीं होती। यानी यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें आपने लास्ट डेट पक्की कर दी गई है। लीज ऐसा काम है ही नहीं, उसमें आप एसेट्स को परचेज करते हो इन ऑर्डर टू एक्वायर द सर्विस ऑफ एसेट, ताकि आप उसकी सर्विस ले सको, यानी आप उस एसेट को यूज़ कर सको। ओनरशिप आपकी कब मतलब सीधी सी बात है, लास्ट डे ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसमें आप वैसे तो लास्ट डे ही आएगा, लेकिन आप कभी भी दे सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद लीज आ जाती है। लीज में आपके पास ओनरशिप किसी के पास नहीं जाती, उसके पास ही रहती है। लीगल प्रोटेक्शन क्या है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसमें मिल जाएगी आपको हायर के अंदर, इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इसमें एग्रीमेंट अगर चाह रहा है प्रोटेक्शन देना तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बैड डेट का रिस्क इसमें लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि आप
पेमेंट ले रहे हो, ओनरशिप आपको देनी पड़ गई है यानी मिल जाएगी आपको, सीधी सी बात है। और हायर रिस्क इसमें है, इसमें कोई रिस्क है ही नहीं क्योंकि बैड डेट नहीं है इसमें। उसके बाद आप बात करते हैं पर्पस। तो ये आपके मीनिंग से क्लियर हो गया कि आपने जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसे लो कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ यूज़ करना है। मतलब मेन ये होता है कि लो कॉस्ट ऑफ एसेट को यूज़ करना। इसका मेन पर्पस है कि आपने हाई और मीडियम दोनों को यूज़ करना है, और इसका मतलब होता है हाई कॉस्ट ऑफ एसेट को यूज़ करना है। उसके बाद सुटेबिलिटी, एक्चुअल सेल, राइट टू सेल और डाउन पेमेंट, कि ये सब लोअर के लिए सुटेबल है, ये सब के लिए है, और ये किसी के लिए नहीं, ये लोअर के लिए नहीं है, ये इतना आएगा। एक्चुअल सेल का केस है, तो अगर आपने एक्चुअल सेल है डन, एक्चुअल सेल कब डन हो जाएगी? एट द लास्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, लास्ट डेट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो जाएगी, और इसमें कोई ऐसा केस नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अब आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा ये चैप्टर, मेरे ख्याल से अब इसमें और कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा एक और मेन जो चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ लोन्सेज एंड एडवांसेस। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझना है तो करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने कौन सा सिस्टम है? कैश क्रेडिट सिस्टम। तो दोस्तों सारी चीज़ें आसानी से कवर कर दी गई हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एडवांसेस लोन टू कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट, रिसीवेबल और वर्क इन प्रोग्रेस के बेस पे देते हो, यानी इन तीनों चीज़ों के बेस पे आप इनके बीच आपको क्रेडिट मिलता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के बेस पे चलता है। इसमें आप आसानी से जितनी मर्जी अमाउंट निकलवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। नो नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट, इसमें आपको कोई अकाउंट खोलने की भी ओपन नहीं कहा जाएगा एक्स्ट्रा। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आसानी से मिल जाएगी आपको, आपके फंड्स आसानी से क्या हो जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे, और आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। सेफ क्या है कि इसमें आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो फिक्स रहती है, जिसके कारण आप सेफ हो। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी सामने आ गए हैं, जैसे आपके पास फिक्स क्रेडिट लिमिट के साथ साथ आपको पता नहीं है आपकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है, इसलिए वो जेन्युइन नीड के बिना आप उतना ही, जैसे देखो लिमिट फिक्स है तो आपको उतना लेना पड़ेगा, यानी आप कहीं पे आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए वो चीज़ें नहीं मैटर करती, आपको उतना फिक्स मिलेगा, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अगर एक्स्ट्रा आपके पास कुछ चीज़ आ गई तो आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि बैंक फेल हो जाता है अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने में, और इंटरफेयर करवा देता है अपने कस्टमर को कई बार कि आओ अगर आपके ड्यू लोन्स पड़े हैं उसे आप खुद ही चेक कर लो, जिसकी वजह से वो बैंक के अंदर आ जाते हैं और बैंक की हर चीज़ों को देखने के लिए कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं, यानी बैंक कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? तो उस केस में आपके जो ड्यू लोन्स हैं वो आपको ही चेक करने चाहिए। कस्टमर अगर आपके अंदर आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरा सिस्टम है ओवरड्राफ्ट सिस्टम। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में लिखोगे आप। उसके बाद ये सिस्टम क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस को बदल देता है, और ये अलाउड किया जाता है करंट अकाउंट के बेस के ऊपर। तो इसमें दो चीज़ें आपने मेंशन करनी है, जैसे कि क्लीन ओवरड्राफ्ट और सिक्योर्ड। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए तब भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आपके सामने आसानी से मैंने बता दिया कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकती है, ये नहीं। और इनका मीनिंग क्या है मेनली कि क्लीन मतलब जिसमें सिक्योरिटी के बिना आपने लोन लिया है, सिक्योर्ड मतलब जिसमें सिक्योरिटी देकर लोन लिया हो। तो सीधी सी बात है, इसमें स्मॉल अमाउंट होगी, इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी के बेस पे होगी। ये टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट है, ये टर्म बेस्ड ओवरड्राफ्ट है, ये कैश क्रेडिट सिस्टम के साथ नहीं मैच करता लेकिन ये कर जाता है। इसमें यूज़फुलनेस आपको स्मॉल मिलेगी लेकिन इसकी यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी आपको मिल रही है। तो आई होप ये दोनों केसेस आपको ये रिवाइज हो जाएंगे, अब बहुत ईजी हैं ये भी। इसके बाद दोस्तों आगे आपके सामने आता है लोन सिस्टम। तो लोन सिस्टम क्या है, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप लोन को सैंक्शन करने के लिए देखते हो या फिर आपने कितना लोन देना है उसके बारे में बात करते हो, और अमाउंट ऑफ लोन कैन नॉट विड्रॉन अगेन, यानी अगर आपने विड्रॉन करवानी है बार बार आप नहीं निकलवा सकते, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये डेफिनाइट पीरियड के लिए होता है। इसमें आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो लोन्स आते हैं या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो लोन्स आते हैं। ये तो नाम से क्लियर हो गया, पहले भी पढ़ लिया अभी। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके पास ये है ही। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर से कम, लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल से ज़्यादा, यानी 3 साल तक का टाइम होता है। इसके अलावा आप इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देख सकते हो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसलिए कोई मुश्किल में आपको यहाँ पे आज मैं नहीं देने वाला। अब दोस्तों आगे इसके पास जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज एंड डिस्काउंटिंग। देखो ये टाइप्स हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपने इतना इतना लिख देना है, 7 पेजेस भर गए आपके, तो ईजिली आपका हो जाएगा काम। परचेज और बिल क्या होता है कि जब आपने डिमांड की है किसी बिल की
तो उसी समय आपने दे दिया, यानी ड्रॉई हैज़ ऑब्लिगेशन टू पे अमाउंट ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग के ऊपर ऐसा नहीं है, ये जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको देना पड़ेगा। यानी परचेज ऑफ बिल का मतलब अगर आपने परचेज किया है तो जब आपको मांगा जाएगा तब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं है, जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको देना पड़ेगा। यानी डिमांड बिल्स पेएबल ऑन डिमांड, नॉट पेएबल ऑन डिमांड, बैंक हैज़ टू राइट टू प्रेजेंट बिल फॉर द पेमेंट ऑफ ड्रॉई, पेएबल ऑन मैच्योरिटी। ये क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट आता है फॉरेन बिल परचेज का। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा बिल होता है जो एक एज अ फॉरेन ड्रॉई को मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड में कोई सेटलमेंट करनी है, उसके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके फॉरेन ड्रॉई को दिया है फॉरेन कंट्री में, वो क्या होता है, फॉरेन बिल परचेज। इसका मेन मोटिव होता है कि आपने इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स बन के रहना है और साथ में क्रेडिट लाइन आपने बैंक की अच्छी रखनी है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास लिस्ट ये रही। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे, इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है वो है इम्पोर्ट लोन। अब ये इम्पोर्ट लोन क्या होते हैं दोस्तों? अब इम्पोर्ट लोन का मतलब है कि एक ऐसे शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो कस्टमर को इनेबल करते हैं एज अ इम्पोर्ट टू मीट कस्टमर इमीडिएट पेमेंट ऑब्लिगेशन। मतलब इम्पोर्टर की ऑब्लिगेशंस जो जो हैं, या इम्पोर्टर एज अ कस्टमर जो इमीडिएट पेमेंट चाहता है उसकी हेल्प करना एज अ लोन प्रोवाइड करके, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट लोन्स। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो उसके बारे में बात करोगे। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 मेथड के बेस पे आप इससे मतलब इम्पोर्ट लोन का पैसा ले लेते हो। जैसे कि सबसे पहले फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। इसमें जो फैक्टर होता है, यानी आप क्या करते हो, अपना जो क्रेडिट है वो फैक्टर को दे देते हो एज अ अकाउंट रिसीवेबल, और आप सोल्ड कर देते हो उसे एज अ 80 से 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ योर क्रेडिट अकाउंट। जिससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आ जाता है। तो पैसा आने के बाद आपके पास क्या हो गया, इम्पोर्ट लोन हो गया। इम्पोर्ट लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। फाइनेंसिंग यूजिंग इन्वेंट्री, जब आप इम्पोर्ट लोन चाहते हो, कई बार आप अपनी इन्वेंट्री को भी यूजेबल कर लेते हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फाइनेंसिंग यूजिंग इन्वेंट्री, और ये ज़्यादातर करंट इन्वेंट्री के बेस पे चलता है। अब उसके बाद अगर आप कहीं पे अपने इन्वॉइसेस का यूज़ करके कोई इम्पोर्ट लोन्स को ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, और ये सस्ता साधन है। इसमें ऑप्शन भी दी जाती है कि अगर बैंक नहीं भी चाहता लोन देना तो आप नहीं, मतलब बैंक ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल इफ बैंक नॉट लैंड लोन्स। अगर बैंक नहीं चाहता इसके थ्रू लोन लेना तो आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई मजबूरी नहीं होगी। अब दोस्तों एक लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट बच जाता है वो आता है पैकिंग क्रेडिट। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पैकिंग क्रेडिट मीन्स प्री शिपमेंट एक तरीके की होती है ये, कि जब आपने अभी प्री शिपमेंट करनी है, यानी आपका जहाज़ जाने वाला है या एक्सपोर्टर बाहर किसी चीज़ को लेकर जाने वाला है, उससे पहले ही उसने कोई लोन ले लिया एज एन एक्सपोर्टर, उसे हम कहेंगे पैकिंग क्रेडिट, या उसे हमने लोन दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग क्रेडिट। इसमें क्या होता है, पहला तो मीनिंग सेम रहा, टू गेट द फैसिलिटी एक्सपोर्टर नीड टू सबमिट फॉर्मल एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं कि आपने फॉर्मल एप्लीकेशन देनी है। नॉन एक्सपोर्टर और बैंक नॉट यूज टू फैसिलिटी, नॉन एक्सपोर्टर्स और बैंक नॉट यूज़, उसे आप मतलब जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है कि एक्सपोर्टर प्री शिपमेंट से पहले इजी क्रेडिट ले सकता है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक और चीज़ कि आप इसे एज अ ट्रेड फाइनेंस टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो क्लियर हुआ, ये सब इजी था ये। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं तो कंज्यूमर फाइनेंस की एक वीडियो मैंने डाल चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसका जो पार्ट था मैंने समझा दिया है, उसमें एक टॉपिक बचता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर कर दिया वो टॉपिक था पर्पस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। वीडियो पूरी देखनी है, समझनी है असल में कंज्यूमर फाइनेंस है क्या, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। आपको वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इन सब में आपका पर्पस क्या है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउसिंग लोन मतलब हाउस के लिए, हाउस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एजुकेशन लोन मतलब एजुकेशन के लिए। ऑटोमोबाइल नाम से क्लियर है, तो ये नाम से क्लियर हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका फिक्स और फ्लेक्सिबल रहेगा। इसका 10.5 से 13% तक रहेगा। ऑटोमोबाइल का बैंक से बैंक वेरी करेगा। पर्सनल का 8.50 वैसे होता रहेगा नॉर्मल, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बेस आप कितना मानोगे, 10% मानोगे। फेस्टिवल का भी पहले आप 6.75 देखोगे, अगर इससे बढ़ गया तो 10 आप क्या मानोगे, बेस मानोगे।
और हॉलीडे में ऐसा कुछ नहीं होता। हॉलीडे मीन्स एज अ टूर पैकेज आपको मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि अब जाओ हॉलीडे पर, पे बाद में करना आकर। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग लोन का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना। उसके बाद एजुकेशन का मतलब है, मतलब इसमें मार्जिन होता ही नहीं है। ऑटोमोबाइल बैंक से बैंक वेरी करता है। पर्सनल में भी नहीं होता, फेस्टिवल में भी नहीं होता, हॉलीडे में भी नहीं मार्जिन होता। रीपेमेंट पीरियड क्या है? रीपेमेंट पीरियड मतलब कब आप रीपे कर सकते हो। तो एजुकेशन को 5-7 ईयर्स लोन को वापस कर सकते हो। अगर आपने रीपेमेंट लोन की इसमें बात करनी है तो रीपेमेंट आपको यहाँ पे एटलीस्ट जितना टाइम पीरियड है, यानी जितने टाइम पीरियड का लोन है आप उस बेस पे कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम पीरियड के बेस पे। इसमें आप 5 से 7 ईयर, ऑटोमोबाइल मैक्सिमम 5 ईयर्स, ये चीज़ें दी हैं, बस आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो दोस्तों ये आपको मेरे नोट्स में क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको जो ये जितने भी पार्ट 1 में टॉपिक करवाया गया है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बात करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही है। वीडियो समझ आ गई है, इजी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।